साथियों, हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है और उसके कारण हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर और सख्त कदम उठाने होंगे। जितना जोर माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर हम लगाएंगे, हम इस परिस्थिति से जल्दी बाहर आएंगे। डेल्टा और डेल्टा प्लस की तुलना में कप्पा वेरिएंट एक माइल्ड वेरिएंट है। 4 केसेस तो इसके अलवर में आए, 4 जयपुर में आए, 2 बाड़मेर में आए और 1 भीलवाड़ा में आया। कुल 11 केसेस राजस्थान में रिपोर्ट हुए हैं। हमने जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू की एसएमएस हॉस्पिटल में, और हमारे जो वेरिएंट्स का पता लगाने के लिए टेस्टिंग चलती रहती है। तो कल परसों जो टेस्ट हुई है उनकी रिपोर्ट आई, उसमें ये कप्पा वेरिएंट के 11 केसेस राजस्थान में पाए गए। नमस्कार जनते में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर को लेकर। वैज्ञानिकों से लेकर देश के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, चिकित्सक सब आगाह कर चुके हैं। बावजूद इसके हम सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। स्थितियां तब बनती है कि जब हमारी लापरवाही होती है। हमें दूसरी लहर से सबक लेना चाहिए कि आखिर हम उस दौर में क्यों पहुंचे। कोई तो वजह रही होगी, और अगर यही हालात चलते रहे तो तीसरी लहर कैसी होगी, कयास लगाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन दूसरी लहर से हमें सबक लेना चाहिए कि दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक रही है, और तीसरी की क्या स्थितियां बन सकती है ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन हम बच सकते हैं, हमें बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि 4 जुलाई से तीसरी लहर स्टार्ट हो चुकी है। अगर स्थितियां ऐसी रही तो ये विकराल रूप कब धारण कर लेगी, किसी को अंदाजा भी नहीं लग पाएगा। हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन हमें दम नहीं भरना चाहिए। किस चीज की क्या कमी कब पड़ जाए कोई पता नहीं है। चलिए हम कोशिश करते हैं। हम लगातार ये भी कहते हैं कि वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स को हम सैल्यूट करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक्चुअल में कोरोना वॉरियर आप लोग हैं। अगर आप इन वॉरियर्स के बारे में थोड़ा विचार करेंगे, ध्यान रखेंगे कि हमारे लिए दिन रात एक कर रहे हैं, और अगर हम ऐसी लापरवाही करते रहे तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरत है हिंदुस्तान में लोगों को समझाने की, शिक्षित करने की। केवल एजुकेट होने में, केवल सिग्नेचर करने या फिर अंग्रेजी बोलने से नहीं होते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको भी हमें समझना चाहिए। कोरोना ने हमें बड़ी शिक्षा दी है, लेकिन अगर हम अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी तादाद में हम अनपढ़ की श्रेणी में होंगे। तो चले हम शुरू करते हैं। और हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर रमन शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो ये कह सकते हैं कि कोरोना की जब पहली लहर, यानी कि पहले जब केसेज आए थे तो उनको किस तरह की दवा दी जाए, उस सॉल्यूशन को जो तैयार किया उस टीम के सदस्य रहे।
डॉक्टर भारती मल्होत्रा जी हमारे साथ में जुड़ रही हैं, डॉक्टर अशोक गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं सर रमन शर्मा सर आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह की स्थितियां देखते हैं, पहले भी यही कहा गया कि मैरिज फंक्शंस उनकी बिल्कुल खुली छूट दे दी गई, एक पर्टिकुलर एक राइडर के साथ दिया गया, लेकिन हमने उसका बेजा फायदा उठाया, उसका ये कहें कि नाजायज उपयोग किया। एक तरह से 50 की अगर है तो 200 300 500 लोग गांव में तो कहने ही क्या है। इसी तरह से अभी भी वही स्थितियां दिखाई दे रही है। अगर हिल स्टेशन में थोड़ी छूट दी गई तो आप तस्वीरें देखिए, लोगों ने लिखा भी कभी स्टेशन पे आपको होटल नहीं मिल रहा, बाद में हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं, क्या वास्तव में एक बार फिर हम सख्त कदम उठाने चाहिए? ऐसी जगह के लिए हम कैसे बच सकते हैं? क्योंकि सलाह, लोगों से अपील, विज्ञापनों के जरिए काफी कोशिशें कर चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तो बिगनिंग है। अगर तीसरी लहर शुरू हुई है तो भी, तो अगर ये हालात होंगे तो सर कैसे काबू पा पाएंगे हम? जी, ये बिल्कुल सही है कि अपने को अब आगे जो है तीसरी लहर को रोकने के लिए पूरे प्रयास करने चाहिए, और उसको रोकने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपना डिसिप्लिन बिहेवियर। आपने देखा होगा सेकंड लहर क्यों आई इतनी ज़्यादा, क्योंकि एकदम से सबों ने सोचा कि भाई बिल्कुल हम तो ठीक हैं, हमारे देश में तो कुछ भी नहीं है, और वो लापरवाहियाँ उन्होंने बरती। उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं वो अपने सबों के सामने है। तो अब जैसे कि ये वायरस जो है हर कुछ महीनों में अपना रूप बदल रहा है, तो इसका मतलब ये अपना प्रोटेक्टिव मोड में आ रहा है। तो इसको अपने को प्रोटेक्टिव मोड में आना है कि अपन भी इससे बच के रहे, क्योंकि अपन इस पे बहुत अच्छी तरह से अभी तक काबू नहीं कर पाए हैं। कोई बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं है, वैक्सीनेशन अभी लैकिंग है, क्योंकि सब जनों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ, हर्ड इम्यूनिटी का अभी कहा नहीं जा सकता। तो अभी जो अहम चीज है वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। उसको अगर अपन ने, जैसा आपने बताया, अगर हम अनपढ़ की श्रेणी में आएंगे, अगर अपन ने इसको अभी भी दूसरी लहर से सीख नहीं ली, तो सबसे जरूरी है कि बहुत ज्यादा अपने को इसमें ध्यान रखना है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का, ज्यादा इकट्ठा नहीं होना लोगों को, और फिर कट गया, फिर लग ही नहीं रहा। जी कंटिन्यू करिए सर, कंटिन्यू करिए आप। हाँ, तो इसके लिए बस यही बताना चाहेंगे कि बहुत ज़रूरी है आगे की रोकने के लिए, और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन की तरफ जाएं, और उसमें कोई हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए, किसी बात की रुकावट नहीं होनी चाहिए। जैसे ही फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले वैक्सीन लगा लेना चाहिए। आपने देखा होगा दूसरी कंट्रीज में, रशिया, यूके और अमेरिका में भी स्पोरेडिक आउटब्रेक्स अच्छे खासे हो गए हैं। जैसे ही उन्होंने ढील दी एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए, तो लोग जो फॉलो नहीं कर पा रहे, तो वहाँ काफी ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं। तो ये अपने को सीख लेनी है पुराने लेसन से कि अपना ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल, और ये हम लगातार ये बात कहते हैं कि किसी भी घटना से हमें सबक लेना चाहिए। वो आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन लेसन दोनों से लेना चाहिए हमें। और ये घटनाएं केवल बात यहीं की नहीं है, हम ब्राजील, अमेरिका के बाद में तीसरे देश हैं जहां सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है कोरोना का, और हमें उस प्रभाव को रोकने के लिए आई थिंक सभी को उसी सूझबूझ के साथ में काम लेना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जरूरत नहीं तो क्यों जाए, अगर एक साल कम लोग पहुंच जाएंगे किसी हिल स्टेशन पे, घूमने नहीं जाएंगे तो कोई बिगड़ नहीं जाएगा कुछ, लेकिन आपकी सेहत पे असर जरूर पड़ सकता है। आप दूसरों के लिए घातक साबित हो सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बहुत अटपटा लग रहा होगा किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हालात यही हैं। इसमें कहने में कहीं को संकोच नहीं होना चाहिए। हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। सरकारें कितना आपके लिए वो कर रही हैं, खुद के लिए नहीं कर रही हैं, हम सब लोगों के लिए कर रही हैं। तो अगर हम ये सब लापरवाही रखेंगे तो उस लहर से बच नहीं सकते। डॉक्टर भारती मल्होत्रा जी के पास में जाना चाहूंगा। मैम, आप लोग बहुत डीपली इसकी स्टडी कर रहे हैं अभी, क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों से चर्चा किया था, तब हिस्ट्री नहीं है इसकी, कोई बैक हिस्ट्री, तो इस वजह से हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस तरह की इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए आप लोग इसकी डेप्थ में जा रहे हैं, तो अभी कप्पा को लेकर के चर्चा है, इसमें मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि बड़ी चर्चा है, चौराहे पे भी चर्चा है कि अब डेल्टा के बाद में डेल्टा प्लस और उसके बाद में अब कप्पा भी आ गया। तो इसके बारे में ये भ्रांतियां हैं या फिर कहें कि हाँ बिल्कुल एक्चुअल है, फैक्ट्स हैं इसके, और इस वजह से हमें सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है?
कापा जो है डेल्टा से कम खतरनाक है, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं माना गया है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट माना गया है। तो जो है न्यूज में तो थोड़ी कुछ भी नया आता है वो ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, तो इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है। डेल्टा के डेफिनेटली ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे हैं, महाराष्ट्र से शुरू हुआ फिर बाकी पूरे कंट्री में फैला, तो अपन सबने देखा है। और कापा ये कोई नया नहीं है, ये एक आध महीने से हमारे मई में भी कुछ केसेस थे कापा के, जो कि दिल्ली से सीक्वेंसिंग हुई थी, जून में भी आए हैं और जुलाई में भी आए हैं, कम मात्रा में है, मतलब ये बहुत कम मात्रा में है, 5% के करीब होगा। अगर 90% हमारा डेल्टा है तो 5% कापा आ रहा है। कापा से डिजीज भी माइल्ड होती है, सिम्टोमेटिक भी होती है, इसीलिए उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया है कि हमें उस पर नजर रखनी है, हमें उसको ऐसे बेपरवाही नहीं रखनी है, नजर रखनी है कि ज्यादा फैल तो नहीं रहा है, कोई ज्यादा बीमारी में तकलीफ तो नहीं दे रहा है। पर जो अभी तक के आंकड़े सामने आए हैं तो इसमें ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है, पर डेफिनेटली उस पर नजर रखनी जरूर है, इसीलिए उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया है। जी, डेल्टा की अगर हम बात करें सीक्वेंसिंग की, कुछ ये इसका जो म्यूटेंट है हल्का हो रहा है, या फिर कहें कि आज भी जहां केसेस मिल रहे हैं उस पर उसी तरह से गहरा असर आ रहा है उसका? असर आने में बहुत सी चीजों की का फर्क पड़ता है। जैसे कि एक तो होता है वायरस के फैक्टर्स और एक होते हैं होस्ट फैक्टर्स। होस्ट फैक्टर्स में अगर हम देखें, ये जरूर देखा गया है कि इवन वैक्सीनेशन के बाद डेल्टा हुआ है, लेकिन डेल्टा वैक्सीनेशन के बाद हुआ है तो उसने माइल्ड डिजीज करी है। और अगर वैक्सीनेशन नहीं लगा हुआ है और आपके पास कोमॉर्बिडिटी है तो उनमें ज्यादा उसने सीरियस असर दिखाया है। तो इसलिए होस्ट के कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि ये उस पर निर्भर करेगा कि कितनी डिजीज की सिवियरिटी होगी। पर लेकिन अगर हम फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में सेकेंड वेव देखते हैं तो डेल्टा वेरिएंट जैसे अपन ने देखा है वो ही सेकेंड वेव का कारण रहा है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ, सीरियस केसेस भी हमने देखे, वहां डेल्टा देखा। कुछ कारणों से हमारे सीक्वेंसिंग के रिजल्ट जैसे राजस्थान में नहीं आए, मई जून में हमें अप्रैल मई में पता नहीं पड़ पाया काफी समय तक कि हमारे यहाँ डेल्टा इतना फैल गया है। तो हमने भी वो पीक का असर देखा, बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, तो वो डेल्टा की सीरियसनेस तो थी। बट लेकिन साथ के साथ वैक्सीनेशन, कोमॉर्बिडिटी और इम्यून स्टेटस भी असर करता है। तो हमने ऐसा नहीं है कि हर डेल्टा केस में सीरियसनेस देखी, डेल्टा केस में ऐसा माइल्ड डिजीज भी देखी है, एसिम्प्टोमेटिक भी देखे हैं और बहुत सीरियस डिजीज भी देखी है। पर डेफिनेटली इसका ट्रांसमिशन रेट बहुत हाई रहा है। तो अपन ने जो देखा है इतनी हाई पॉजिटिविटी इस सेकेंड वेव में अपने को देखने को मिली। और जब ज्यादा लोगों को इफेक्ट करता है तो उसमें फिर ऑब्वियसली अगर 50% लोग ज्यादा बीमार होंगे तो ज्यादा भी बीमार होंगे। तो डेफिनेटली इसकी सीरियसनेस भी ज्यादा है, पर लेकिन पूरा स्पेक्ट्रम भी देखने को मिला है बिकॉज वो होस्ट फैक्टर्स पे भी फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल। रमन शर्मा सर, आपके पास आना चाहूंगा। अभी केरल में जो स्थितियां बन रही हैं, केरल में थोड़ी अभी स्थितियां ज्यादा हैं, वहाँ पेशेंट्स ज्यादा मिल रहे हैं, डेथ केसेस भी वहाँ पे बढ़ रहे हैं। और तो ये अभी, क्योंकि अगर कहीं पे भी किसी भी तरह का एक अगर घातक वेरिएंट का कोई भी अगर पेशेंट मिलता है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसका संक्रमण बढ़ सकता है। अभी हमारे यहाँ पे कहीं कुछ चूक हो रही है या फिर हमें और केयरफुल रहने की आवश्यकता है कि खासकर जिन स्टेट्स में, मैं कंट्री की बात तो कर ही रहा हूँ, कि जहाँ पे अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो हमें उन्हें आइसोलेट करना चाहिए। जो भी अगर कहीं से यात्री कोई भी आता है ट्रेवल करके तो उसे आइसोलेट कर देना चाहिए। सरकारों को ये रूल्स बनाने, अभी मैं देखता हूँ बहुत सारी जगह पे आरटीपीसीआर नेसेसरी है कि आप अगर कहीं से भी आ रहे हैं, लेकिन को देखने वाला नहीं होता है कि वो आरटीपीसीआर है कि नहीं है। तो एक रस्म अदायगी की तरह से मैं देख रहा हूं अभी चीजों को। तो वास्तव में अभी सख्त रखना चाहिए, स्टेट चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र, कोई भी हो, सबने भुगता है अभी। जी देखिए, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार जो है काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रही है। बहुत अच्छी मॉनिटरिंग है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, बेड्स की अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है और मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो इसलिए इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आपको अब थोड़ा कॉम्प्लिसेंस होना पड़े। तो इसमें एक्टिविटी तो रखनी ही पड़ेगी, ट्रेसिंग की, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने की, और जैसे ही कोई बाहर से आ रहे हैं और सस्पेक्ट हैं तो ऑब्वियसली उनको आइसोलेशन, और ये तो ज़रूरी है। अभी फॉर्चुनेटली राजस्थान में काफ़ी कम मात्रा में केसेस देखने को मिल रहे हैं, परसेंटेज जो पॉजिटिविटी की है वो बहुत ही कम है। तो ये एक बहुत सुखद समाचार है। और अगर अपन इसी तरह से मॉनिटरिंग करते रहें, इसी तरह से पब्लिक अपना बिहेवियर मैनेज करती रहे, तो आई थिंक कि थर्ड वेव की कोई ऐसा संभावना नहीं होगी। तो ये अपने हाथ में है, अपने पब्लिक के हाथ में है। सरकार तो अपनी तरफ से कर ही रही है, जैसा आपने बताया कि लोग खुला घूम रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं,
और मास्क वगैरह का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे से ट्रांसमिशन करने में फैलाते हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और ऑफ कोर्स अब वैक्सीनेशन का वापस एम्फेसाइज करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो, क्योंकि कई कंट्रीज़ में वैक्सीनेशन के बाद काफ़ी नंबर ऑफ केसेस जो हैं कम हुए हैं। डॉक्टर भारती ने बताया कि जो सिविरिटी है इन्फेक्शन की, निमोनिया नहीं बन पाता, होता है तो बहुत हल्का होता है। और एब्सोल्युटली वो ये सही है कि पेशेंट कौन सी बीमारी से पीड़ित है, तो अंडरलाइंग डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे डायबिटीज है या पेशेंट स्टीरॉइड्स ले रहा है। तो लास्ट टाइम अपन ने देखा कि लोगों ने स्टीरॉइड का बहुत इस्तेमाल किया, तो उसके कारण दूसरे सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो ये जो लेसन्स हैं अपने को पिछली बार के, वो इस बार ध्यान में रखने हैं। और इसके लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है, पूरा प्रोटोकॉल बना के दिया जा रहा है। जगह जगह जैसे आपने देखा होगा कि लोग घरों में ही रहें, उनको डायबिटीज की दवा, बीपी की दवाई, लकवे की दवाई घर पे ही पहुंचा दी जाएगी। तो काफ़ी अच्छी तैयारी के साथ रखते हैं। बट राज्य सरकार का पूरा काम ठीक है, पर कहीं भी चूक पब्लिक की तरफ से नहीं होनी चाहिए। जी डॉक्टर भारती, आपके पास आना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर आज जैसे केरल में जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, केसेस बढ़ रहे हैं वहां पे, क्योंकि महाराष्ट्र का ये कह सकते हैं कि पूरे देश में हमारी ये कॉमर्शियल कैपिटल के नाम से जानी जाती है, तो उस लिहाज से ज्यादा वहां से लोगों का मूवमेंट था। केरल में भी देश के कोने कोने में लोग रहते हैं वहां से। अभी अगर एक भी स्टेट कहीं पे ज्यादा अफेक्ट है उस पे इसका कोविड का, तो क्या माने कि हमें यहाँ पे कुछ इस तरह की स्थिति करनी चाहिए कि वहां से आने वाले लोगों को बिल्कुल हम RT-PCR के जरिए या फिर ये कहें कि उनको कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के जरिए कैसे भी करके उन्हें आइसोलेट कर सकें, ऐसी कुछ स्थिति की आवश्यकता है भी, या फिर ये कहें कि बिल्कुल रूटीन वेरिएंट है, उसमें कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है? जब नया वेरिएंट आता है तो अपन ने देखा है डेल्टा के केस में कि अपन थोड़े सजग नहीं रहे और अपने को मालूम नहीं पड़ा वो कितना फैल गया। तो अगर हम अभी तो वैसे नीति तो यही कहती है, अभी काफी जगह रिलैक्सेशन तो दे दिया है RT-PCR में, पर अगर इस तरह से कोई स्टेट से जहां हाई पॉजिटिविटी है तो वहां का तो अपने को करवा करके ही करना है। ये अपन ने पास में भी ऐसा किया है कि जिस स्टेट से हाई पॉजिटिविटी होती है तो अपन उनका PCR कराने के बाद ही ट्रैवल अलाउ करते हैं। तो जहां भी अपन को ऐसे लगता है कि केसेस ज्यादा हो रहे हैं, वहां से कोई ट्रैवल हो रहा है, तो उसका PCR के बाद ही अलाउ करना चाहिए। दूसरी चीज, अपन यहाँ पे जैसे डेल्टा के केस में हमने महाराष्ट्र में पकड़ा, लेकिन हमारी दिल्ली से रिजल्ट्स नहीं आए थे। अब सरकार ने जयपुर में ही सुविधा उपलब्ध करा दी है सीक्वेंसिंग की, हम काफी जल्दी रिपोर्ट दे पा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस तरह से हम कुछ भी नया वेरिएंट निकलता है तो हम उसको जल्दी पकड़ के बता पाएंगे। तो ये इस चीज में भी हमें सीक्वेंसिंग का काफी फायदा रहेगा। और अपने को अलर्ट तो रहना ही है। डॉक्टर रमन ने बताया कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जहां जहां भी हमने देखा है, बीच में अमेरिका में भी उन्होंने और यूके में भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उन्होंने कहा नहीं नहीं अब आप सब वैक्सीनेट हो गए, नहीं करिए, पर लेकिन वहां भी थर्ड वेव आई है और डेल्टा की वजह से काफी इन्फेक्शन फैला है। तो अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। हम कितने ही टेस्ट करा लें, हम कुछ भी कर लें, अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन का हमेशा खतरा रहेगा। तो अभी अपन ये चीज तो अपने हाथ में है, तो इसको जरूर हमें प्रमोट करना चाहिए। नॉर्मल जिंदगी भी लोग जीना चाहते हैं, कमाना भी चाहते हैं, इसलिए घरों से निकल के नौकरी पे तो जा रहे हैं, पर लेकिन हमें भीड़ भाड़ एरिया से बचना चाहिए और अननेसेसरी भीड़ नहीं करनी चाहिए, और प्रोटेक्शन मास्क वगैरह और सैनिटाइजर का एप्रोप्रिएट यूज करना चाहिए। बिल्कुल, एक बहरूपिया की तरह इस वेरिएंट को बताया जाता है, और उसका जो स्वांग है वो इसका म्यूटेंट है। हमें इस तरह से समझ लेना चाहिए कि हम कब किस, उसको कोई अंदाजा नहीं रहता है कि कब कौन सा बहरूपिया है, कि आज इस रूप में कल किस रूप में हो सकता है। तो उसी तरह से इसे देखना होगा, लेकिन हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब बहरूपिया है वो हम एक उस लिहाज से कह सकते हैं कि एक अंदाजा लगा सकते हैं आप कि इस तरह का वेरिएंट होता है, लेकिन उसको आप एंजॉय करते हैं, इससे आपको डर कर रहना है, आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, उसके करीब जाने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बेसिक बात ये भी है कि कोविड का कोई भी वेरिएंट हो, वो आपके पास में चल के नहीं आता है, हम उसे आमंत्रित करने के लिए जाते हैं कि आप आइए हमारे संग, दूसरे लोगों के साथ भी आप पहुंचिए। तो आप इसको उस रूप में मत देखिए। आप अगर इससे बच के रहेंगे तो बहुत सारे लोगों के लिए आप रियल में वॉरियर हो सकते हैं, और आपकी सजग, आपकी सूझबूझ, आपका
कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करना, ये मुझे लगता है कि इस देश के लिए, समाज के लिए बहुत जरूरी है। लगातार डॉक्टर्स इस बात को समझाते हैं। आज अगर कोई पेशेंट किसी के पास में जाता भी है दिखाने के लिए, तो मैं देखता हूँ बहुत सारे, रमन शर्मा सर को देखा कि आप मास्क ठीक से पहनिए, बताया भी जाता है बाकायदा, अगर ठीक से प्रॉपर किसी ने मास्क नहीं पहन रखा है लिखा जाता है, तो कोई तो इसकी वजह है कि आपकी सेहत के लिए लोग इतना सोच रहे हैं। और अगर आप अपनी सेहत के लिए बेपरवाह हैं तो आप तय करके मान के चलिए कि अगर आपको आपकी सेहत की चिंता नहीं तो दूसरे को कोई नहीं। ये हमने दूसरी लहर में देखा है। लापरवाही किसी की रही हो, मेरी लापरवाही की वजह से दूसरा को शिकार हो सकता है, किसी और की लापरवाही से मैं शिकार हो सकता हूं। तो हमें लापरवाह अगर बनते रहेंगे तो ये हालात बनते रहेंगे। क्यों राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं, वो लेट तक जग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से सलाह करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेस्टलेस हमारी पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स हो रहे हैं। और अगर ये हालात चलते रहें, क्योंकि चिंता की बात मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अभी जो हिल स्टेशन में जो भीड़ उमड़ करके पड़ रही थी, वो बहुत ही चिंता की बात है। अभी धार्मिक के आयोजनों की तैयारियां, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस बात के लिए पाबंद किया है कि कोविड के चलते आपको जो कावड़ यात्राएं उन्हें रोकनी चाहिए। उत्तराखंड ने स्थगित कर दी है और जिन राज्यों में ऐसी स्थिति है उसे रोका जाना चाहिए, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं ये बात। सर, रमन सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, ये वेरिएंट कुछ पर्टिकुलर एक इसे भ्रांति कहें या फिर इसकी को सच्चाई है कि पहले बुजुर्गों को काफी प्रभावित किया पहली लहर ने, दूसरे में एक मिडिल जो एज है उसने, अब बच्चों के लिए घातक है, ऐसा कुछ आ रहा है या फिर अभी एक अंदाजा है इसका? देखिए, जो वेरिएंट्स अभी तक आए हैं, शुरू में पहले बुजुर्गों को इसलिए किया क्योंकि तब वैक्सीनेशन नहीं स्टार्ट हुआ था पहली लहर के साथ, तो एल्डरली। उसके बाद जो था मिडिल एज ग्रुप, उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, तो सेकेंड वेव में वो लोग ज़्यादा अफेक्ट हुए। अब ऐसी संभावना, क्योंकि बच्चे अभी वैक्सीनेटेड नहीं हैं, पर एक सही बात यह है कि उनमें सीरो पॉजिटिविटी, यानी कि उनमें बच्चों में बिना सिम्टम्स हुए भी एंटीबॉडीज देखने को मिली है। तो इसलिए अभी ड्यूबियस है, ये डाउटफुल है कि थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि थर्ड वेव आएगी, और कुछ लोग कहते हैं कि जैसे आईसीएमआर ने भी कहा कि थर्ड वेव शायद न भी आए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से भी स्टेटमेंट आया है कि थर्ड वेव कोई अभी पक्का नहीं पता कि आएगी या नहीं आएगी, वो सब अपने बिहेवियर पे। वायरस जो है वो खुद कोई मैथमेटिकल मॉडल थर्ड वेव का कि जुलाई से चालू हो जाएगी या अगस्त से चालू हो गए, वो नहीं फॉलो कर रहा। ये अपन लोग ही हैं जो इनवाइट कर रहे हैं वायरस को कि हाँ आओ, मुझे इन्फेक्ट करो, हमें इन्फेक्ट करो, भीड़ को इन्फेक्ट करो। तो ये वायरस की वजह से कोई मैथमेटिकल मॉडल, ये अपने बिहेवियर का ही मैथमेटिकल मॉडल है कि कब अपन दूसरा हर्ड इम्यूनिटी कब तक आएगी, वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी कब तक आएगी, इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो अभी ये बड़ा कहना मुश्किल है कि क्या आगे होने वाला है, पर वेरिएंट्स डेफिनेटली, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न, दो चीजें हैं। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में अपने को बहुत सतर्क रहना है कि आगे कहीं ये फैल तो नहीं रहा। तो सब कुछ उसी के अराउंड मंडराता है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसा है पब्लिक। जी, डॉक्टर अशोक गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, यहाँ तीसरी लहर को लेकर के चर्चा चल रही है। कुछ इस तरह की अभी रिसर्च पेपर्स या कुछ ऐसे आर्टिकल्स से आए हैं सामने कि तीसरी लहर अगर कहीं पे आई है तो, क्योंकि बड़ा लॉजिकली बात बताई अभी डॉक्टर साहब ने, रमन शर्मा साहब ने, कि फर्स्ट वेव जो थी, क्योंकि वैक्सीनेट जो है उस समय कोई नहीं था, तो सीनियर सिटीजन से उनको काफी प्रभावित किया, सेकंड में मिडिल एज वालों को किया, अब तीसरे की एक आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि आएगी नहीं आएगी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसकी बिगिनिंग पार्ट में आ गए हैं हम 4 जुलाई से। तो बच्चों को लेकर के बड़ी चिंता है अभी, क्योंकि वैक्सीनेट हुए नहीं है, लेकिन तो क्या माने सर इसे? ये जरूर है कि जिस तरीके से प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं ये कि ये अगर थर्ड वेव आती है तो इसमें बच्चों पे असर होने की संभावना डेफिनेटली ज्यादा है। कारण सीधा सा है क्योंकि वैक्सीनेशन अभी तक अवेलेबल नहीं था। पर साथ ही जो रमन जी ने कहा उसकी वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारे पास आज सेकेंड वेव के बाद बच्चों की जो स्थिति आई है उनमें कोविड एंटीबॉडी विदाउट गेटिंग ए सिम्टोमेटिक डिजीज, यानी कि लक्षण रहित होते हुए भी उनके अंदर कोविड एंटीबॉडी 40 से 50% बच्चों में देखने को मिली है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ सब क्लिनिकल एक्सपोजर हुआ है और सीरियस डिजीज नहीं बनी है। तो ये जरूर है कि अगर थर्ड वेव आती है तो डेफिनेटली ये कि केसेस बच्चों में ज्यादा होंगे, पर गंभीरता कितनी होगी वो कहना मुश्किल है। और जैसा इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, हमारी जितनी भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब ये प्रेडिक्ट कर रही है कि
ये बच्चों में गंभीरता कम लाएगी। पर साथ ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इन बच्चों में पोस्ट कोविड जो डिजीज है वो बहुत ज्यादा सीरियस मिल रही है। हमारे यहाँ पे भी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के केसेस बहुत ज्यादा हैं और उनमें मोर्टेलिटी भी ज्यादा है, क्योंकि जो अभी तक के रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं हमारे यहाँ पे जितने एडमिशन हुए उनमें से 10% मोर्टेलिटी दिखा रहा है। तो मतलब ये कि बहुत ज्यादा हाई डेथ रेट, हाई कॉम्प्लिकेशन रेट वाली स्थिति बनेगी। तो हमें दोनों चीज का भी ध्यान रखना है कि हम पोस्ट कोविड सिचुएशन को बेहतर हैंडल करें, ताकि कोविड जरूरी नहीं कि सीरियस डिजीज पैदा करे बच्चों में, पर ये कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से बचे। जी सर, एक और मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर अशोक गुप्ता साहब आपसे, हमारे यहाँ जो टीकाकरण रहा कुछ उसका भी प्रभाव रहेगा बच्चों की उस बॉडी पे कि हाँ पहले के जो टीके लगे हुए हैं उससे भी कुछ इससे हम बचाव कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ नहीं, वो डेफिनेटली ये है कि अभी तक जो बच्चों में सीरियस डिजीज कम हुई है, मतलब कि जो अक्यूट इन्फेक्शन का जो कॉम्प्लिकेशंस या अक्यूट इन्फेक्शन की वजह से जो गंभीरता आनी चाहिए वो बच्चों में नहीं आई है। उसमें एक ये माना जाता है कि जो बचपन में टीकाकरण कर रहे हैं हम, उससे उनको एक क्रॉस प्रोटेक्शन मिल रहा है। और साथ में और भी ये मानते हैं कि कुछ रिसेप्टर्स जो वायरस को बाइंड करने के लिए जरूरी होते हैं वो भी कम होते हैं। तो ऐसे काफी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि अब तक जिनको जिम्मेदार माना जा रहा है कि बच्चों में गंभीरता कम करेंगे। पर संक्रमण कम होगा ये नहीं है, संक्रमण तो होगा, संक्रमण ज्यादा बच्चों में देखने को मिलेगा, पर ये कि हाँ गंभीर बीमारी वैसे बच्चों में होने की संभावना कम है। पर जिस तरीके से वेरिएंट्स आ रहे हैं, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है जैसे, और या वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, कुछ भी अगर आता है तो हमें तैयार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेकेंड वेव ने हमें सिखाया है कि तैयारी हमारी जरूरी थी। अगर तैयारी होती तो हम बेहतर हैंडल कर पाते। तो प्रिपेयर करना है, और जैसा बार बार भारती जी ने भी बोला है, रमन जी ने भी बोला है, आपको एप्रोप्रिएट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे स्ट्रेस करने की जरूरत है। जी निश्चित रूप से, और सबका मकसद भी यही होना चाहिए कि हम कैसे बच सकते हैं, और ये तभी बचा जा सकता है कि हर व्यक्ति अपने आप को अवेयर करके आगे लेकर के आएगा। कहीं भी जाना है तो विदाउट मास्क हम नहीं जाएंगे, तय करके चलना चाहिए। कहीं पे भी कोई थूक देते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब इस वजह से कि बिल्कुल आपकी सेहत की चिंता आपके साथ साथ दूसरों को भी है। तो ये ख्याल तभी होगा कि जब हम लोग सब जागरूक भी रहेंगे। केवल अपील और इनसे नहीं, अपील कर सकते हैं, सरकार एक एक व्यक्ति के पीछे खड़ा नहीं कर सकते, डॉक्टर्स खड़े नहीं हो सकते हैं। अगर हालात बिगड़ेंगे तो हम सब लोग जिम्मेदार होंगे। ना बिगड़े उससे पहले के लिए हम सजग रहें, सावधान रहें। इसमें किसी का कुछ नहीं जा रहा, तो मुझे लगता है कि करना बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
साथियों, हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है और उसके कारण हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर और सख्त कदम उठाने होंगे। जितना जोर माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर हम लगाएंगे, हम इस परिस्थिति से जल्दी बाहर आएंगे। डेल्टा और डेल्टा प्लस की तुलना में कप्पा वेरिएंट एक माइल्ड वेरिएंट है। 4 केसेस तो इसके अलवर में आए, 4 जयपुर में आए, 2 बाड़मेर में आए और 1 भीलवाड़ा में आया। कुल 11 केसेस राजस्थान में रिपोर्ट हुए हैं। हमने जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू की एसएमएस हॉस्पिटल में, और हमारे जो वेरिएंट्स का पता लगाने के लिए टेस्टिंग चलती रहती है। तो कल परसों जो टेस्ट हुई है, उनकी रिपोर्ट आई, उसमें ये कप्पा वेरिएंट के 11 केसेस राजस्थान में पाए गए। नमस्कार जनता में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर को लेकर। वैज्ञानिकों से लेकर देश के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, चिकित्सक सब आगाह कर चुके हैं। बावजूद इसके हम हैं सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। स्थितियां तब बनती है कि जब हमारी लापरवाही होती है। हमें दूसरी लहर से सबक लेना चाहिए कि आखिर हम उस दौर में क्यों पहुंचे। कोई तो वजह रही होगी, और अगर यही हालात चलते रहे तो तीसरी लहर कैसी होगी, कयास लगाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन दूसरी लहर से हमें सबक लेना चाहिए कि दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक रही है, और तीसरी की क्या स्थितियां बन सकती है ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन हम बच सकते हैं, हमें बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि 4 जुलाई से तीसरी लहर स्टार्ट हो चुकी है। अगर स्थितियां ऐसी रही तो ये विकराल रूप कब धारण कर लेगी, किसी को अंदाजा भी नहीं लग पाएगा। हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन हमें दम नहीं भरना चाहिए। किस चीज की क्या कमी कब पड़ जाए कोई पता नहीं है। चलिए हम कोशिश करते हैं। हम लगातार ये भी कहते हैं कि वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स को हम सैल्यूट करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक्चुअल में कोरोना वॉरियर आप लोग हैं। अगर आप इन वॉरियर्स के बारे में थोड़ा विचार करेंगे, ध्यान रखेंगे कि हमारे लिए दिन रात एक कर रहे हैं, और अगर हम ऐसी लापरवाही करते रहे तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरत है हिंदुस्तान में लोगों को समझाने की, शिक्षित करने की। केवल एजुकेट होने में, केवल सिग्नेचर करने या फिर अंग्रेजी बोलने से नहीं होते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको भी हमें समझना चाहिए। कोरोना ने हमें बड़ी शिक्षा दी है, लेकिन अगर हम अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी तादाद में हम अनपढ़ की श्रेणी में होंगे। तो चले हम शुरू करते हैं। और हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर रमन शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो ये कह सकते हैं कि कोरोना की जब पहली लहर, यानी कि पहले जब केसेज आए थे, तो उनको किस तरह की दवा दी जाए, उस सॉल्यूशन को जो तैयार किया उस टीम के सदस्य रहे। डॉक्टर भारती मल्होत्रा जी हमारे साथ में जुड़ रही हैं। डॉक्टर अशोक गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है।
मैं सर रमन शर्मा सर आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह की स्थितियां देखते हैं, पहले भी यही कहा गया कि मैरिज फंक्शंस उनकी बिल्कुल खुली छूट दे दी गई, एक पर्टिकुलर एक राइडर के साथ दिया गया, लेकिन हमने उसका बेजा फायदा उठाया, उसका ये कहें कि नाजायज उपयोग किया। एक तरह से 50 की अगर है तो 200 300 500 लोग गाँव में तो कहने ही क्या है। इसी तरह से अभी भी वही स्थितियां दिखाई दे रही है। अगर हिल स्टेशन में थोड़ी छूट दी गई तो आप तस्वीरें देखिए, लोगों ने लिखा भी है कभी स्टेशन पे आपको होटल नहीं मिल रहा, बाद में हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं, क्या वास्तव में एक बार फिर हम सख्त कदम उठाने चाहिए? ऐसी जगह के लिए हम कैसे बच सकते हैं? क्योंकि सलाह, लोगों से अपील, विज्ञापनों के जरिए काफी कोशिशें कर चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तो बिगनिंग है। अगर तीसरी लहर शुरू हुई है तो भी, तो अगर ये हालात होंगे तो सर कैसे काबू पा पाएंगे हम? जी, ये बिल्कुल सही है कि अपने को अब आगे जो है तीसरी लहर को रोकने के लिए पूरे प्रयास करने चाहिए, और उसको रोकने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपना डिसिप्लिन बिहेवियर। आपने देखा होगा सेकंड लहर क्यों आई इतनी ज़्यादा, क्योंकि एकदम से सबों ने सोचा कि भाई बिल्कुल हम तो ठीक हैं, हमारे देश में तो कुछ भी नहीं है, और वो लापरवाहियां उन्होंने बरती। उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं वो अपने सबों के सामने है। तो अब जैसे कि ये वायरस जो है हर कुछ महीनों में अपना रूप बदल रहा है, तो इसका मतलब ये अपना प्रोटेक्टिव मोड में आ रहा है। तो इसको अपने को प्रोटेक्टिव मोड में आना है कि अपन भी इससे बच के रहे, क्योंकि अपन इस पे बहुत अच्छी तरह से अभी तक काबू नहीं कर पाए हैं। कोई बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं है, वैक्सीनेशन अभी लैकिंग है, क्योंकि सब जनों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ, हर्ड इम्यूनिटी का अभी कहा नहीं जा सकता। तो अभी जो अहम अहम चीज है वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। उसको अगर अपन ने, जैसा आपने बताया, अगर हम अनपढ़ की श्रेणी में आएंगे, अगर अपन ने इसको अभी भी दूसरी लहर से सीख नहीं ली, तो सबसे जरूरी है कि बहुत ज्यादा अपने को इसमें ध्यान रखना है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का, ज्यादा इकट्ठा नहीं होना लोगों को, और नहीं यार, वो अपने को बताना है फिर कट दूसरे गया, को। फिर लग ही नहीं रहा। जी कंटिन्यू करिए सर, कंटिन्यू करिए आप। हाँ, तो इसके लिए बस यही बताना चाहेंगे कि बहुत ज़रूरी है आगे की रोकने के लिए, और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन की तरफ जाएं, और उसमें कोई हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए, किसी बात की रुकावट नहीं होनी चाहिए। जैसे ही फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले वैक्सीन लगा लेना चाहिए। आपने देखा होगा दूसरी कंट्रीज में, रशिया, यूके और अमेरिका में भी स्पोरेडिक आउटब्रेक्स अच्छे खासे हो गए हैं, जैसे ही उन्होंने ढील दी अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए। तो लोग जो फॉलो नहीं कर पा रहे, तो वहाँ काफी ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं। तो ये जी अपने को सीख लेनी है पुराने लेसन से कि अपने ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल। और ये हम लगातार ये बात कहते हैं कि किसी भी घटना से हमें सबक लेना चाहिए। वो आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन लेसन दोनों से लेना चाहिए हमें। और ये घटनाएं केवल बात यही की नहीं है, हम ब्राजील अमेरिका के बाद में तीसरे देश हैं जहां सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है कोरोना का। और हमें उस प्रभाव को रोकने के लिए आई थिंक सभी को उसी सूझबूझ के साथ में काम लेना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जरूरत नहीं तो क्यों जाए, अगर एक साल कम लोग पहुंच जाएंगे किसी हिल स्टेशन पे, घूमने नहीं जाएंगे तो कोई बिगड़ नहीं जाएगा कुछ, लेकिन आपकी सेहत पे असर जरूर पड़ सकता है। आप दूसरों के लिए घातक साबित हो सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बहुत अटपटा लग रहा होगा किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हालात यही हैं। इसमें कहने में कहीं को संकोच नहीं होना चाहिए। हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। सरकारें कितना आपके लिए वो कर रही हैं, खुद के लिए नहीं कर रही हैं, हम सब लोगों के लिए कर रही हैं। तो अगर हम ये सब लापरवाही रखेंगे तो उस लहर से बच नहीं सकते। डॉक्टर भारती मल्होत्रा जी के पास में जाना चाहूंगा। मैम, आप लोग बहुत डीपली इसकी स्टडी कर रहे हैं अभी, क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों से चर्चा किया था, तब हिस्ट्री नहीं है इसकी, कोई बैक हिस्ट्री, तो इस वजह से हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस तरह की इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए आप लोग इसकी डेप्थ में जा रहे हैं, तो अभी कप्पा को लेकर के चर्चा है, इसमें मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि बड़ी चर्चा है, चौराहे पे भी चर्चा है कि अब डेल्टा के बाद में डेल्टा प्लस और उसके बाद में अब कप्पा भी आ गया। तो इसके बारे में ये भ्रांतियां हैं या फिर कहें कि हाँ बिल्कुल एक्चुअल है, फैक्ट्स हैं इसके, और इस वजह से हमें सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है? कापा जो है डेल्टा से कम खतरनाक है, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं माना गया है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट माना गया है।
तो जो है न्यूज में तो थोड़ी कुछ भी नया आता है वो ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, तो इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है। डेल्टा की डेफिनेटली ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे हैं, महाराष्ट्र से शुरू हुआ फिर बाकी पूरे कंट्री में फैला, तो अपन सबने देखा है। और कापा ये कोई नया नहीं, ये एक आध महीने से हमारे मई में भी कुछ केसेस थे कापा के, जो कि दिल्ली से सीक्वेंसिंग हुई थी, जून में भी आए हैं और जुलाई में भी आए हैं, कम मात्रा में है, मतलब ये बहुत कम मात्रा में है, 5% के करीब होगा। अगर 90% हमारा डेल्टा है तो 5% कापा आ रहा है। कापा से डिजीज भी माइल्ड होती है, सिम्टोमेटिक भी होती है, इसीलिए उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया है कि हमें उस पर नजर रखनी है, हमें उसको ऐसे बेपरवाही नहीं रखनी है, नजर रखनी है कि ज्यादा फैल तो नहीं रहा, ये कोई ज्यादा बीमारी में तकलीफ तो नहीं दे रहा है। पर जो अभी तक के आंकड़े सामने आए हैं तो इसमें ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है, पर डेफिनेटली उस पर नजर रखनी जरूर है, इसीलिए उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया है। जी, डेल्टा की अगर हम बात करें सीक्वेंसिंग की, कुछ ये इसका जो म्यूटेंट है हल्का हो रहा है, या फिर कहें कि आज भी जहां केसेस मिल रहे हैं उस पर उसी तरह से गहरा असर आ रहा है उसका? असर आने में बहुत सी चीजों की का फर्क पड़ता है, जैसे कि एक तो होता है वायरस के फैक्टर्स और एक होते हैं होस्ट फैक्टर्स। होस्ट फैक्टर्स में अगर हम देखें, ये जरूर देखा गया है कि इवन वैक्सीनेशन के बाद डेल्टा हुआ है, लेकिन डेल्टा वैक्सीनेशन के बाद हुआ है तो उसने माइल्ड डिजीज करी है। और अगर वैक्सीनेशन नहीं लगा हुआ है और आपके पास कोमॉर्बिडिटी है तो उनमें ज्यादा उसने सीरियस असर दिखाया है। तो इसलिए होस्ट के कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि ये उस पर निर्भर करेगा कि कितनी डिजीज की सिवियरिटी होगी। पर लेकिन अगर हम फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में सेकेंड वेव देखते हैं तो डेल्टा वेरिएंट जैसे अपन ने देखा है वो ही सेकेंड वेव का कारण रहा है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ, सीरियस केसेस भी हमने देखे, वहां डेल्टा देखा। कुछ कारणों से हमारे सीक्वेंसिंग के रिजल्ट जैसे राजस्थान में नहीं आए, मई जून में हमें अप्रैल मई में पता नहीं पड़ पाया काफी समय तक कि हमारे यहाँ डेल्टा इतना फैल गया है, तो हमने भी वो पीक का असर देखा, बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम। तो वो डेल्टा की सीरियसनेस तो थी, बट लेकिन साथ के साथ वैक्सीनेशन, कोमॉर्बिडिटी और इम्यून स्टेटस भी असर करता है। तो हमने ऐसा नहीं है कि हर डेल्टा केस में सीरियसनेस देखी, डेल्टा केस में ऐसा माइल्ड डिजीज भी देखी है, एसिम्प्टोमेटिक भी देखे हैं और बहुत सीरियस डिजीज भी देखी है। पर डेफिनेटली इसका ट्रांसमिशन रेट बहुत हाई रहा है, तो अपन ने जो देखा है इतनी हाई पॉजिटिविटी इस सेकेंड वेव में अपने को देखने को मिली। और जब ज्यादा लोगों को इफेक्ट करता है तो उसमें फिर ऑब्वियसली अगर 50% लोग ज्यादा बीमार होंगे तो ज्यादा भी बीमार होंगे। तो डेफिनेटली इसकी सीरियसनेस भी ज्यादा है, पर लेकिन पूरा स्पेक्ट्रम भी देखने को मिला है, बिकॉज वो होस्ट फैक्टर्स पे भी फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल। रमन शर्मा सर, आपके पास आना चाहूंगा। अभी केरल में जो स्थितियां बन रही हैं, केरल में थोड़ी अभी स्थितियां ज्यादा हैं, वहाँ पेशेंट्स ज्यादा मिल रहे हैं, डेथ केसेस भी वहाँ पे बढ़ रहे हैं। और तो ये अभी, क्योंकि अगर कहीं पे भी किसी भी तरह का एक अगर घातक वेरिएंट का कोई भी अगर पेशेंट मिलता है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसका संक्रमण बढ़ सकता है। अभी हमारे यहाँ पे कहीं कोई चूक हो रही है या फिर हमें और केयरफुल रहने की आवश्यकता है कि खासकर जिन स्टेट्स में, मैं कंट्री की बात तो कर ही रहा हूँ, कि जहाँ पे अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो हमें उन्हें आइसोलेट करना चाहिए। जो भी अगर कहीं से यात्री कोई भी आता है ट्रेवल करके तो उसे आइसोलेट कर देना चाहिए। सरकारों को ये रूल्स बनाने, अभी मैं देखता हूँ बहुत सारी जगह पे आरटीपीसीआर नेसेसरी है कि आप अगर कहीं से भी आ रहे हैं, लेकिन को देखने वाला नहीं होता है कि वो आरटीपीसीआर है कि नहीं है। तो एक रस्म अदायगी की तरह से मैं देख रहा हूँ अभी चीजों को। तो वास्तव में अभी सख्ती रखना चाहिए, स्टेट चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र, कोई भी हो, सबने भुगता है अभी। जी देखिए, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार जो है काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रही है, बहुत अच्छी मॉनिटरिंग है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, बेड्स की अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है और मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो इसलिए इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आपको अब थोड़ा कॉम्प्लिसेंस होना पड़े, तो इसमें एक्टिविटी तो रखनी ही पड़ेगी, ट्रेसिंग की, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने की, और जैसे ही कोई बाहर से आ रहे हैं और सस्पेक्ट हैं तो ऑब्वियसली उनको आइसोलेशन, और ये तो ज़रूरी है। अभी फॉर्चुनेटली राजस्थान में काफ़ी कम मात्रा में केसेस देखने को मिल रहे हैं, परसेंटेज जो पॉजिटिविटी की है वो बहुत ही कम है, तो ये एक बहुत सुखद समाचार है। और अगर अपन इसी तरह से मॉनिटरिंग करते रहे, इसी तरह से पब्लिक अपना बिहेवियर मैनेज करती रहे, तो आई थिंक कि थर्ड वेव की कोई ऐसा संभावना नहीं होगी। तो ये अपने हाथ में है, अपने पब्लिक के हाथ में है। सरकार तो अपनी तरफ से कर ही रही है, जैसा आपने बताया कि लोग खुला घूम रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं और मास्क वगैरह का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे से ट्रांसमिशन करने में फैलाते हैं। तो
इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और ऑफ कोर्स अब वैक्सीनेशन का वापस एम्फेसाइज करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो, क्योंकि कई कंट्रीज़ में वैक्सीनेशन के बाद काफ़ी नंबर ऑफ केसेस जो हैं कम हुए हैं। डॉक्टर भारती ने बताया कि जो सिविरिटी है इन्फेक्शन की, निमोनिया नहीं बन पाता, होता है तो बहुत हल्का होता है। और एब्सोल्युटली वो ये सही है कि पेशेंट कौन सी बीमारी से पीड़ित है, तो अंडरलाइंग डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे डायबिटीज़ है या पेशेंट स्टीरॉइड्स ले रहा है। तो लास्ट टाइम अपन ने देखा कि लोगों ने स्टीरॉइड का बहुत इस्तेमाल किया, तो उसके कारण दूसरे सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो ये जो लेसन्स हैं अपने को पिछली बार के, वो इस बार ध्यान में रखने हैं, और इसके लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। पूरा प्रोटोकॉल बना के दिया जा रहा है। जगह जगह जैसे आपने देखा होगा कि लोग घरों में ही रहें, उनको डायबिटीज़ की दवा, बीपी की दवाई, लकवे की दवाई घर पे ही पहुंचा दी जाएगी। तो काफ़ी अच्छी तैयारी के साथ रखते हैं। बट राज्य सरकार का पूरा काम ठीक है, पर कहीं भी चूक पब्लिक की तरफ से नहीं होनी चाहिए। जी डॉक्टर भारती, आपके पास आना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर आज जैसे केरल में जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, केसेस बढ़ रहे हैं वहां पे, क्योंकि महाराष्ट्र का ये कह सकते हैं कि पूरे देश में हमारी ये कॉमर्शियल कैपिटल के नाम से जानी जाती है, तो उस लिहाज से ज्यादा वहां से लोगों का मूवमेंट था। केरल में भी देश के कोने कोने में लोग रहते हैं वहां से। अभी अगर एक भी स्टेट कहीं पे ज्यादा अफेक्ट है उस पे इसका कोविड का, तो क्या माने कि हमें यहाँ पे कुछ इस तरह की स्थिति करनी चाहिए कि वहां से आने वाले लोगों को बिल्कुल हम RT-PCR के जरिए, या फिर ये कहें कि उनको कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के जरिए कैसे भी करके उन्हें आइसोलेट कर सकें, ऐसी कुछ स्थिति की आवश्यकता है भी, या फिर ये कहें कि बिल्कुल रूटीन वेरिएंट है, उसमें कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है? जब नया वेरिएंट आता है तो अपन ने देखा है डेल्टा के केस में कि अपन थोड़े सजग नहीं रहे और अपने को मालूम नहीं पड़ा वो कितना फैल गया। तो अगर हम अभी तो वैसे नीति तो यही कहती है, अभी काफी जगह रिलैक्सेशन तो दे दिया है RT-PCR में, पर अगर इस तरह से कोई स्टेट से जहां हाई पॉजिटिविटी है तो वहां का तो अपने को करवा करके ही करना है। ये अपन ने पास में भी ऐसा किया है कि जिस स्टेट से हाई पॉजिटिविटी होती है तो अपन उनका PCR कराने के बाद ही ट्रैवल अलाउ करते हैं। तो जहां भी अपन को ऐसे लगता है कि केसेस ज्यादा हो रहे हैं, वहां से कोई ट्रैवल हो रहा है, तो उसका PCR के बाद ही अलाउ करना चाहिए। दूसरी चीज, अपन यहाँ पे जैसे डेल्टा के केस में हमने महाराष्ट्र में पकड़ा, लेकिन हमारी दिल्ली से रिजल्ट्स नहीं आए थे। अब सरकार ने जयपुर में ही सुविधा उपलब्ध करा दी है सीक्वेंसिंग की, हम काफी जल्दी रिपोर्ट दे पा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस तरह से हम कुछ भी नया वेरिएंट निकलता है तो हम उसको जल्दी पकड़ के बता पाएंगे। तो ये इस चीज में भी हमें सीक्वेंसिंग का काफी फायदा रहेगा। और अपने को अलर्ट तो रहना ही है। डॉक्टर रमन ने बताया कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जहां जहां भी हमने देखा है, बीच में अमेरिका में भी उन्होंने और यूके में भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उन्होंने कहा नहीं अब आप सब वैक्सीनेट हो गए, नहीं करिए, पर लेकिन वहां भी थर्ड वेव आई है और डेल्टा की वजह से काफी इन्फेक्शन फैला है। तो अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। हम कितने ही टेस्ट करा लें, हम कुछ भी कर लें, अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन का हमेशा खतरा रहेगा। तो अभी अपन ये चीज तो अपने हाथ में है, तो इसको जरूर हमें प्रमोट करना चाहिए। नॉर्मल जिंदगी भी लोग जीना चाहते हैं, कमाना भी चाहते हैं, इसलिए घरों से निकल के नौकरी पे तो जा रहे हैं, पर लेकिन हमें भीड़ भाड़ एरिया से बचना चाहिए और अननेसेसरी भीड़ नहीं करनी चाहिए, और प्रोटेक्शन मास्क वगैरह और सैनिटाइजर का एप्रोप्रिएट यूज करना चाहिए। बिल्कुल, एक बहरूपिया की तरह इस वेरिएंट को बताया जाता है, और उसका जो स्वांग है वो इसका म्यूटेंट है। हमें इस तरह से समझ लेना चाहिए कि हम कब किस, उसको कोई अंदाजा नहीं रहता है कि कब कौन सा बहरूपिया है, कि आज इस रूप में कल किस रूप में हो सकता है। तो उसी तरह से इसे देखना होगा, लेकिन हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब बहरूपिया है वो हम एक उस लिहाज से कह सकते हैं कि एक अंदाजा लगा सकते हैं आप कि इस तरह का वेरिएंट होता है ये, लेकिन उसको आप एंजॉय करते हैं, इससे आपको डर कर रहना है, आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, उसके करीब जाने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बेसिक बात ये भी है कि कोविड का कोई भी वेरिएंट हो, वो आपके पास में चल के नहीं आता है, हम उसे आमंत्रित करने के लिए जाते हैं कि आप आइए हमारे संग, दूसरे लोगों के साथ भी आप पहुंचिए। तो आप इसको उस रूप में मत देखिए। आप अगर इसे बच के रहेंगे तो बहुत सारे लोगों के लिए आप रियल में वॉरियर हो सकते हैं, और आपकी सजग, आपकी सूझबूझ, आपका कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करना, ये मुझे लगता है कि इस देश के लिए, समाज के लिए बहुत जरूरी है। लगातार डॉक्टर्स इस बात को समझाते हैं। आज अगर कोई पेशेंट किसी के पास में जाता भी है दिखाने के लिए, तो मैं देखता हूँ बहुत सारे, रमन शर्मा सर को देखा कि आप
मास्क ठीक से पहन, बताया भी जाता है बाकायदा, अगर ठीक से प्रॉपर किसी ने मास्क नहीं पहन रखा है, लिखा जाता है, तो कोई तो इसकी वजह है कि आपकी सेहत के लिए लोग इतना सोच रहे हैं। और अगर आप अपनी सेहत के लिए बेपरवाह हैं तो आप तय करके मान के चलिए कि अगर आपको आपकी सेहत की चिंता नहीं तो दूसरा कोई नहीं। ये हमने दूसरी लहर में देखा है। लापरवाही किसी की रही हो, मेरी लापरवाही की वजह से दूसरा को शिकार हो सकता है, किसी और की लापरवाही से मैं शिकार हो सकता हूं। तो हमें लापरवाह अगर बनते रहेंगे तो ये हालात बनते रहेंगे। क्यों राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं, वो लेट तक जग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से सलाह करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेस्टलेस हमारी पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स हो रहे हैं। और अगर ये हालात चलते रहें, क्योंकि चिंता की बात मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अभी जो हिल स्टेशन में जो भीड़ उमड़ करके पड़ रही थी, वो बहुत ही चिंता की बात है। अभी धार्मिक के आयोजनों की तैयारियां, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस बात के लिए पाबंद किया है कि कोविड के चलते आपको जो कावड़ यात्राएं उन्हें रोकनी चाहिए, उत्तराखंड ने स्थगित कर दी है। और जिन राज्यों में ऐसी स्थिति है उसे रोका जाना चाहिए, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं ये बात। सर रमन सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, ये वेरिएंट कुछ पर्टिकुलर एक इसे भ्रांति कहें या फिर इसकी को सच्चाई है कि पहले बुजुर्गों को काफी प्रभावित किया पहली लहर ने, दूसरे में एक मिडिल जो एज है उसने, अब बच्चों के लिए घातक है, ऐसा कुछ आ रहा है या फिर अभी एक अंदाजा है इसका? देखिए, जो वेरिएंट्स अभी तक आए हैं, शुरू में पहले बुजुर्गों को इसलिए किया क्योंकि तब वैक्सीनेशन नहीं स्टार्ट हुआ था पहली लहर के साथ, तो एल्डरली। उसके बाद जो था मिडिल एज ग्रुप, उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, तो सेकेंड वेव में वो लोग ज़्यादा अफेक्ट हुए। अब ऐसी संभावना, क्योंकि बच्चे अभी वैक्सीनेटेड नहीं है, पर एक सही बात यह है कि उनमें सीरो पॉजिटिविटी, यानी कि उनमें बच्चों में बिना सिम्टम्स हुए भी एंटीबॉडीज देखने को मिली है। तो इसलिए अभी ड्यूबियस है, ये डाउटफुल है कि थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि थर्ड वेव आएगी, और कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ICMR ने भी कहा कि थर्ड वेव शायद न भी आए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से भी स्टेटमेंट आया है कि थर्ड वेव कोई अभी पक्का नहीं पता कि आएगी या नहीं आएगी, वो सब अपने बिहेवियर पे। वायरस जो है वो खुद कोई मैथमेटिकल मॉडल थर्ड वेव का कि जुलाई से चालू हो जाएगी या अगस्त से चालू हो गया, वो नहीं फॉलो कर रहा। ये अपन लोग ही हैं जो इनवाइट कर रहे हैं वायरस को कि हाँ आओ, मुझे इन्फेक्ट करो, हमें इन्फेक्ट करो, भीड़ को इन्फेक्ट करो। तो ये वायरस की वजह से कोई मैथमेटिकल मॉडल, ये अपने बिहेवियर का ही मैथमेटिकल मॉडल है कि कब अपन दूसरा हर्ड इम्यूनिटी कब तक आएगी, वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी कब तक आएगी, इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो अभी ये बड़ा कहना मुश्किल है कि क्या आगे होने वाला है, पर वेरिएंट्स डेफिनेटली, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न, दो चीजें हैं। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में अपने को बहुत सतर्क रहना है कि आगे कहीं ये फैल तो नहीं रहा। तो वो सब कुछ उसी के अराउंड मंडराता है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसा है पब्लिक। जी, डॉक्टर अशोक गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब, यहाँ तीसरी लहर को लेकर के चर्चा चल रही है, कुछ इस तरह की अभी रिसर्च पेपर्स या कुछ ऐसे आर्टिकल्स से आए हैं सामने कि तीसरी लहर अगर कहीं पे आई है तो, क्योंकि बड़ा लॉजिकली बात बताई अभी डॉक्टर साहब ने, रमन शर्मा साहब ने, कि फर्स्ट वेव जो थी, क्योंकि वैक्सीनेट जो है उस समय कोई नहीं था, तो सीनियर सिटीजन है उनको काफी प्रभावित किया, सेकंड में मिडिल एज वालों को किया, अब तीसरे की एक आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि आएगी नहीं आएगी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसकी बिगिनिंग पार्ट में आ गए हैं हम 4 जुलाई से। तो बच्चों को लेकर के बड़ी चिंता है अभी, क्योंकि वैक्सीनेट हुए नहीं है, लेकिन तो क्या माने सर इसे? ये जरूर है कि जिस तरीके से प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं, ये कि ये अगर थर्ड वेव आती है तो इसमें बच्चों पे असर होने की संभावना डेफिनेटली ज्यादा है। कारण सीधा सा है, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी तक अवेलेबल नहीं था। पर साथ ही जो रमन जी ने कहा उसकी वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारे पास आज सेकेंड वेव के बाद बच्चों की जो स्थिति आई है, उनमें कोविड एंटीबॉडी विदाउट गेटिंग ए सिम्टोमेटिक डिजीज, यानी कि लक्षण रहित होते हुए भी उनके अंदर कोविड एंटीबॉडी 40 से 50% बच्चों में देखने को मिली है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ सब क्लिनिकल एक्सपोजर हुआ है और सीरियस डिजीज नहीं बनी है। तो ये जरूर है कि अगर थर्ड वेव आती है तो डेफिनेटली ये कि केसेस बच्चों में ज्यादा होंगे, पर गंभीरता कितनी होगी वो कहना मुश्किल है। और जैसा इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, हमारी जितनी भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब ये प्रेडिक्ट कर रही है कि ये बच्चों में गंभीरता कम लाएगी। पर साथ ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इन बच्चों में पोस्ट कोविड जो डिजीज है वो बहुत ज्यादा सीरियस मिल रही है। हमारे यहाँ पे भी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के केसेस
बहुत ज्यादा हैं और उनमें मोर्टेलिटी भी ज्यादा है, क्योंकि जो अभी तक के रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं हमारे यहाँ पे जितने एडमिशन हुए उनमें से 10% मोर्टेलिटी दिखा रहा है। तो मतलब ये कि बहुत ज्यादा हाई डेथ रेट, हाई कॉम्प्लिकेशन रेट वाली स्थिति बनेगी। तो हमें दोनों चीज का ध्यान रखना है कि हम पोस्ट कोविड सिचुएशन को बेहतर हैंडल करें, ताकि कोविड जरूरी नहीं कि सीरियस डिजीज पैदा करे बच्चों में, पर ये कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से बचे। जी सर, एक और मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर अशोक गुप्ता साहब आपसे, हमारे यहाँ जो टीकाकरण रहा कुछ उसका भी प्रभाव रहेगा बच्चों की उस बॉडी पे कि हाँ पहले के जो टीके लगे हुए हैं उससे भी कुछ इससे हम बचाव कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ नहीं, वो डेफिनेटली ये है कि अभी तक जो बच्चों में सीरियस डिजीज कम हुई है, मतलब जो अक्यूट इन्फेक्शन का जो कॉम्प्लिकेशंस या अक्यूट इन्फेक्शन की वजह से जो गंभीरता आनी चाहिए वो बच्चों में नहीं आई है। उसमें एक ये माना जाता है कि जो बचपन में टीकाकरण कर रहे हैं हम, उससे उनको एक क्रॉस प्रोटेक्शन मिल रहा है। और साथ में और भी ये मानते हैं कि कुछ रिसेप्टर्स जो वायरस को बाइंड करने कि बिल्कुल आपकी सेहत की चिंता आपके साथ साथ दूसरों को भी है, तो ये ख्याल तभी होगा कि जब हम लोग सब जागरूक भी रहेंगे। केवल अपील और इनसे नहीं, अपील कर सकते हैं, सरकार एक एक व्यक्ति के पीछे खड़ा नहीं कर सकते, डॉक्टर्स खड़े नहीं हो सकते हैं। अगर हालात बिगड़ेंगे तो हम सब लोग जिम्मेदार होंगे, ना बिगड़े उससे पहले के लिए हम सजग रहें, सावधान रहें, इसमें किसी का कुछ नहीं जा रहा। तो मुझे लगता है कि करना बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।